नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बालू के अवैध खनन को लेकर पुलिस सख्त। इंदिरा आवास योजना में बिहार का बढ़ा कोटा। अब बिहार के सभी गश्ती वाहनों पर पुलिस मुख्यालय की होगी नजर। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल हुई शुरू। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मिले कोविड-19 के 2000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1785 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,809 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 85, अरवल में 12, औरंगाबाद में 16, बांका में 14, बेगूसराय में 129, भागलपुर में 37, भोजपुर में 9, बक्सर में 13, दरभंगा में 44, ईस्ट चंपारण में 53, गया में 23, गोपालगंज में 98, जमुई में 25, जहानाबाद में 11, कैमूर में 5, कटिहार में 60, खगड़िया में 42, किशनगंज में 51, लखीसराय में 12, मधेपुरा में 31, मधुबनी में 43, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 78, नालंदा में 98, नवादा में 6, पटना में 238, पूर्णिया में 57, रोहतास में 23, सहरसा में 47, समस्तीपुर में 40, सारण में 55, शेखपुरा में 7, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 12, सिवान में 45, सुपौल में 76, वैशाली में 68, वेस्ट चंपारण में 33 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 55 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5,362 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 92,173 सैंपल की जांच की गई है। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और जनरल मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी आगे। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और जनरल मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत बीटीएससी की तरफ से आधिकारिक जानकारी भी साझा कर दी गई है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के मुताबिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और जनरल मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अब 5 जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में इस पोस्ट पर आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी बीटीएससी के आधिकारिक वेबसाइट परीक्षा.nic.in पर एमओ सहित अन्य पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बिहार के सभी गश्ती वाहनों पर पुलिस मुख्यालय की होगी नजर। बिहार के सभी गश्ती वाहनों पर पुलिस मुख्यालय की खास नजर रहने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी गाड़ियों पर जीपीएस लगाया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यालय को अक्सर यह सूचना मिलती है कि गश्ती के दौरान थाने के दरोगा और जमादार लापरवाही बरत रहे हैं, जिस वजह से पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर थाने की गश्त वाहनों पर जीपीएस लगाया गया है। थाने की सभी वाहनों में लगे जीपीएस सिस्टम के माध्यम से पुलिस मुख्यालय के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक भी गश्त वाहनों को ट्रैक कर सकेंगे। बिहार के सभी थानों के गश्ती वाहनों में लगाई गई जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम पुलिस मुख्यालय और सभी जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बनाया गया है। प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक की बहाली का मामला 31 मई तक टला। बीते दिन पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के मामले को 31 मई तक टाल दिया गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। आपको बताते हैं कि बिहार में छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया के तहत करीब 1.25 लाख प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला था, लेकिन अब 31 मई तक इसे टाल दिया गया है। या तो पिछले साल दिव्यांग उम्मीदवारों के आरक्षण देने के मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बहाली पर रोक लगा दी थी। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था, जिसके बाद अब 31 मई को फिर से सुनवाई की जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अहम शर्मा की। अहम शर्मा का जन्म 22 जुलाई 1989 को बिहार में हुआ था। अहम शर्मा एक भारतीय अभिनेता हैं जो सलीमपुर बिहार भारत के रहने वाले हैं। भारतीय टेलीविजन में अपनी उपलब्धियों के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने 1962 माई कंट्री लैंड सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिसका प्रीमियर 69वें कांस फिल्म फेस्टिवल के मार्चे डू फिल्म में हुआ था। अहम शर्मा ने अब तक कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें ब्लू ऑरेंजेस, ये जो मोहब्बत है, कर ले प्यार कर ले फिल्म शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने चांद के पार चलो, 7 फेरे, बैरी पिया, आहट, काली, फियर फाइल्स, सीआईडी, विक्रम बेताल, महाभारत, दोस्ती यारियां जैसी कई टीवी सीरियल में भी काम किया है। गांव से शहर तक तूफान के कारण बिजली आपूर्ति को लगा बड़ा करंट। यास तूफान का प्रभाव बिहार में भी साफ तौर पर देखने को मिला है, जिसके कारण लगातार हो रही बारिश से लोगों की दिनचर्या प्रभावित देखी गई है। घर से लेकर गली और मुख्य सड़कों पर जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बिजली आपूर्ति के रास्ते में भी काफी बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। तूफान और बारिश ने एक बार फिर से जलजमाव से राजधानी के लोगों को परेशानी में डाल दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल आने वाले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। पटना के साथ साथ वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर में मौसम विभाग के मुताबिक वज्रपात के साथ ओले पड़ने की संभावना जताई गई है।
बालू के अवैध खनन को लेकर पुलिस सख्त। बालू के अवैध खनन को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। यही कारण है कि घाटों पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, हर जिले में छापेमारी दल को नियुक्त करने पर भी सोच विचार किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि पुलिस की मिलीभगत से अवैध बालू खनन का धंधा चल रहा है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय के एडीजी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बालू का खनन कुछ जिलों में सीमित है। इन जिलों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। सभी जिलों की पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो जिला प्रशासन को सहयोग दे। अवैध बालू खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल हुई शुरू। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन की ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत एम्स अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण हो चुके तथा एंटीबॉडी विकसित हो चुके बच्चों को यह डोज नहीं लगेगी। इसके लिए ट्रायल में आने वाले सभी बच्चों का आरटी-पीसीआर और एंटीबॉडी भी जांच करवाया जाएगा। बताया गया है कि ट्रायल में शामिल बच्चों को 700 रुपए प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आपको बता दें, पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को किया जा रहा है। पहले फेज में 80 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, जबकि थर्ड फेज में 550 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 के रोकथाम को लेकर 18 से 44 साल तक के आयु वर्ग को टीका लगाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इस मामले में बिहार की रफ्तार देश में सबसे ज्यादा है। कोविड-19 से बचाव के लिए मैथिली ठाकुर और दुलारी देवी ने की लोगों से अपील। बिहार की जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर ने हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों से अपील की है, जिसके तहत उन्होंने 20 सेकंड का वीडियो जारी किया है। जारी किए गए वीडियो में मैथिली ठाकुर का मैथिली भाषा में सबसे पहले लोगों को प्रणाम कर अपना परिचय देते देखा गया। आगे उन्होंने कहा कि अभी कोविड-19 महामारी का बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है। गांव-गांव में कोविड-19 के मरीज मिल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपको कोविड-19 की जांच अवश्य करवानी चाहिए। आप लोग जागरूक बन के रहेंगे। इसके साथ ही पद्मश्री दुलारी देवी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 से लड़ना है, यह महामारी है। जयप्रभा सेतु का अप्रोच पथ हुआ ध्वस्त। यूपी बिहार को एक साथ जोड़ने वाला जयप्रभा सेतु का अप्रोच पथ बीते दिन ध्वस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर मांझी घाट के पास यूपी बिहार को यह सेतु जोड़ता था। फिलहाल दोनों प्रदेशों की पुलिस ने सेतु के जरिए भारी वाहनों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जयप्रभा सेतु के दक्षिण मुहाने पर लगभग 50 मीटर के व्यास में सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दिया। पिच के नीचे का भाग पूरी तरीके से खोखला हो गया है, जिसके बाद पुल के ध्वस्त होते ही बड़ी गाड़ियों के आने जाने पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन छोटी गाड़ियों को सुरक्षा के साथ पार करने की अनुमति दे दी गई है। स्थानीय लोगों की माने तो पानी के तेज बहाव के कारण सड़क कटाव का दायरा और भी बढ़ता चला जा रहा है। हालात यही रहे तो अप्रोच पथ का जो हिस्सा बचा है वो भी बह जाएगा। इंदिरा आवास योजना में बिहार का बढ़ा कोटा। इंदिरा आवास योजना में बिहार के कोटे को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद बिहार का कोटा यूपी से 3 गुना ज्यादा हो गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 11,49,947 आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। आवास का आवंटन बीपीएल सूची के आधार पर नहीं, बल्कि लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक बिहार में अब तक 44 लाख परिवारों को इंदिरा आवास मिल चुका है और 19 लाख परिवारों को अगले साल का इंतजार करना पड़ सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री चंदन कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण में 32,57,990 ऐसे परिवार हैं जिनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में अंकित नहीं था। ऐसे परिवार की सूची करीब 3 साल पूर्व केंद्र सरकार को आवास ऐप प्लस पर भेजी गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आखिरकार क्या हुआ था, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन एनसीबी लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है। इसी क्रम में बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया। पिठानी राजपूत का दोस्त था और मुंबई के उपनगरी बांद्रा स्थित दिवंगत नेता के मकान में उनके साथ रह रहा था। चमकी बुखार प्रभावित इलाकों के 30,000 परिवारों को जल्द मिलेगा पक्का मकान। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में चमकी बुखार प्रभावित इलाकों के 30,000 परिवार को पक्का मकान मुहैया करवाने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अब तक कुल परिवारों में से 75% परिवारों के मकान पक्के बना दिए गए हैं और बाकी के मकान को पक्का करने का काम चल रहा है। चयनित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर, कांडी, बोचहा, मांगपुर और मुसहरी प्रखंडों के 30,000 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। आपको बता दें, ये वही इलाके हैं जहां पर चमकी बुखार के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए हैं।
बिहार को ब्लैक फंगस की दवा का 1460 वायल हुआ आवंटित। बिहार को ब्लैक फंगस की दवा का 1460 वायल आवंटित कर दिया गया है, जिसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार अत्यंत गंभीर है और राज्यों का हर तरीके से मदद कर रही है। इसी क्रम में बिहार को ब्लैक फंगस की दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन एम्बिसोम का आवंटन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दवा की उपलब्धता और राज्यों की जरूरत के अनुसार लगातार आवंटन किया जा रहा है, जिस क्रम में गुरुवार को लिपोसोमल और एम्फोटेरिसिन बी एम्बिसोम इंजेक्शन का कुल 80,000 वायल का आवंटन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी किया गया है। अब सूबे में खुलेंगे 76 मोटर वाहन ट्रेनिंग स्कूल। सड़क सुरक्षा को लेकर बीते दिन परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार सरकार सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण एवं ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में कुल 76 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि पूर्व में 38 जिलों के लिए 61 ड्राइविंग स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी संख्या बढ़ाकर 76 कर दी गई है। चालकों की ड्राइविंग क्वालिटी में सुधार होने के बाद सड़क दुर्घटना में कमी आ सकेगी। परिवहन सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 5 NH जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वैसी सड़कों का सर्वे कराकर परिमार्जन का कार्य कराया जाए। साथ ही गंभीर सड़क दुर्घटना का 100% संयुक्त एवं वैज्ञानिक जांच और अनुसंधान का निर्देश दिया गया है। 8 साल की लड़की की शादी की वायरल हो रही तस्वीर का सच आया सामने। शुक्रवार को एक ट्वीट ने हलचल मचा दी थी, जिसके तहत किसी व्यक्ति ने बेमेल जोड़ी की तस्वीर ट्वीट की, जिसे नवादा का बताया जा रहा था, जिसमें यह दावा किया गया कि गरीबी और मजबूरी के कारण माता पिता ने 8 साल की नाबालिग की 28 साल के युवक से शादी करा दी है। मामला संज्ञान में आने के बाद छानबीन के बाद पता चला कि बच्ची नवादा जिला बारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मिल्की गांव की रहने वाली है। ग्रामीणों के अनुसार लड़की की उम्र 19 साल से ज्यादा है। करीब 1.5 महीने पहले ननिहाल से उसकी शादी हुई है। हालांकि अब लड़की का आधार कार्ड भी सामने आ चुका है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 दर्ज की गई है। इसी के साथ डीएम यशपाल मीणा ने बताया कि ग्रामीणों से पता चला कि करीब 1.5 महीने पहले ननिहाल से ही उसकी शादी हुई है और उसकी उम्र 19 साल से ज्यादा है। इस संबंध में जमुई प्रशासन को जानकारी दे दी गई है, वहां भी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को यास तूफान को लेकर सचेत रहने की दी नसीहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन यास तूफान को देखते हुए नसीहत जारी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार बारिश और तेज हवा से कई जिले प्रभावित हुए हैं। निर्बाध बिजली आपूर्ति और सड़क पर आवागमन जारी रहे और जलजमाव न हो, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी गण मुश्तैदी से काम कर रहे हैं। बिहार वासियों को भी मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए। आपको बता दें, बिहार में लगातार पिछले 36 घंटे से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 30 जून तक बिहार में खराब मौसम का अलर्ट जारी कर रखा है। यही कारण है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। ब्लैक फंगस की दवा के आयात पर IGST से मिलेगी छूट। केंद्र सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवा के आयात को IGST में छूट देने का फैसला लिया गया है। वहीं बीते दिन आयोजित की गई परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST परिषद ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड-19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर IGST हटाने का फैसला जारी किया है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे GST करदाताओं के लिए देरी से GST रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाए जाने की रियायत योजना की भी घोषणा की है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को वस्तु एवं सेवाकर परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। वैक्सीन के दोनों डोज अलग अलग लगने पर भी चिंता की कोई बात नहीं। वैक्सीन की दोनों डोज अगर अलग अलग लग जाए तो भी अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसको लेकर अपना बयान जारी करते हुए इसे सुरक्षित बताया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि हमारे नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज एक ही कंपनी के वैक्सीन के दिए जाएंगे। यानी अगर किसी को कोवैक्सीन की पहली डोज पड़ी है तो दूसरी डोज भी उसी की पड़ेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो उसे वैक्सीन के दोनों डोज अलग अलग कंपनी के वैक्सीन के दे दिए गए हैं तो भी यह चिंता का विषय नहीं है। जीतन राम मांझी ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है, जिसके तहत उन्होंने पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की नसीहत दी है। जिसके तहत पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि कई बार आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया गया। कोरोना के आपात संकट को ध्यान रखते हुए नीतीश कुमार से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने 27 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि पंचायतों का कार्यकाल जो 15 जून को खत्म हो रहा है उसे बढ़ाया जाए।
आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव पर किया हमला। कोविड-19 के वर्तमान माहौल के बीच राजनीति भी अपने चरम पर नजर आ रही है, जिसके तहत जदयू के आरसीपी सिंह ने हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये राजनीति नहीं, सेवा का समय है। हर किसी को दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता की चिंता करनी चाहिए, लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। हर मुश्किल वक्त में बिहार से भाग खड़े होने वाले आज नीतीश सरकार से सेवा का हिसाब मांग रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इसके साथ ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि जन सहयोग से हम लोग जल्द ही कोरोना के विरुद्ध जंग को जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार ने फिर सेवा और तत्परता की मिसाल कायम की है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने सुशील मोदी पर एक बार फिर कसा तंज। सुशील मोदी और लालू प्रसाद यादव की बेटी के बीच सोशल मीडिया पर जंग इससे पहले भी देखने को मिली थी। वहीं एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर बातों ही बातों में निशाना साधा है, जिसके तहत रोहिणी ने ट्वीट कर कहा कि बरसाती मेंढक की भांति पटना के बाढ़ में हाफ पैंट में कूद फांद कर पड़ोसियों को मुसीबत में छोड़कर बोरिया बिस्तर लेकर पटना की सड़कों पर जो खड़े थे वो सदस्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मनोरंजन टीवी बंद कर सोशल मीडिया में जो छाए हैं वही हाफ पैंट वाले चचा पड़ोसियों को छोड़कर पटना की सड़कों पर खड़े थे, आज कहीं नजर नहीं आए। गौर करने की बात यह है कि भारी बारिश के बाद एक बार फिर राजधानी पटना के कई हिस्सों में जलजमाव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1968 में दारा सिंह ने पहलवानी में विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा किया। 1947 में आज ही के दिन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में 2008 में आज ही के दिन शपथ ली थी। स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार रामानंद चैटर्जी का जन्म 1865 में आज ही के दिन हुआ। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में आज ही के दिन हुआ। हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष और मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित करने वाले पृथ्वीराज कपूर ने दुनिया को अलविदा 1972 में आज ही के दिन कहा था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह ने 1987 में दुनिया को अलविदा आज ही के दिन कहा था। सितंबर महीने तक 30 से ज्यादा खिलाड़ी हो सकते हैं आईपीएल से बाहर। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईपीएल को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद बीसीसीआई की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सितंबर महीने में एक बार फिर से आईपीएल को शुरू किया जा रहा है। हालांकि सितंबर महीने से शुरू होने वाले आईपीएल में 30 से ज्यादा खिलाड़ी के बाहर होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके कारण कई टीमों को भारी नुकसान भी हो सकता है। खबरों की माने तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बाकी बचे आईपीएल मैचों में भाग लेने की संभावना बहुत ही कम है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जाइलस ने साफ साफ कहा है कि उनका कोई भी खिलाड़ी अब आईपीएल के बाकी बचे मैच में नहीं खेलेगा। ESPN क्रिक इन्फो में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अपने खिलाड़ियों को हम आराम देना चाहते हैं। अब स्मार्टफोन पर तूफान को लेकर मिलेगी पल पल की जानकारी। अक्सर तूफान आने से पहले कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती, लेकिन अब पल पल की जानकारी आपके स्मार्टफोन पर मिलने वाली है, जिसके तहत आज हम आपको कुछ ऐसे वेबसाइट के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप साइक्लोन को ट्रैक कर सकते हैं। जिसके तहत आप ऑफिशियल इंडिया GOVT की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जिसके तहत ये भारतीय मौसम विज्ञान का आधिकारिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने विकसित किया है, जिस पर तूफान को ट्रैक किया जा सकता है, जिसके तहत अब आप मौसम.imd.gov.in और www.cyclocane.com या फिर www.hurricanezone.net जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी वेबसाइट के होम पेज पर तूफान के बारे में आपको लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, शंकर मुखिया, कन्हैया राज, इर्तिका शाहीन, दिलखुश कुमार, अतीक खान, अजिमा फिरदौस, सुनील कुमार महतो, निशु कुमारी, दीपक श्रीवास्तव, रंजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार यास तूफान के कारण आपके यहाँ बिजली और जल जमाव की समस्या देखने को मिली है या नहीं? अपने ये जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।